बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ स्कॉलर्स, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता हफ्ते हमने जो गज़लियात थी नासिर काज़मी की, उनके हवाले से बात की थी कि इस बार हम एक सवाल देंगे जिसमें चारों जो शायर हैं हमारे गज़ल के, उनकी तशरीहात होंगी उनकी गज़लों की। और हमने अपने तय कोशिश की कि हम थोड़ी सी ये बात कर सकें कि गज़ल की तशरीह जो है, अशार की तशरीह किस तरह करते हैं। उसमें हमने नासिर काज़मी के जो मौज़ूआत हैं उनके हवाले से बात की और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह हम इसकी तशरीह कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर यही है कि हम ये तय करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि जो शेर की तशरीह जो हमें गाइडों में मिलती है या जो शारईन ने की है उसी तरह हम करें। तो मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि सिर्फ वो अशार जहाँ तलमीह का इस्तेमाल हो, हम उसको उस वाक़े से के मुताबिक तशरीह करते हैं। बाकी कोई भी शेर हो उसमें हम लफ्ज़ों को देखते हैं। और मैंने एक बात की थी जो मैं अक्सर किया करता हूँ कि हम लफ्ज़ों के ज़ीने से जो मफ़हूम की छत है उस पर पहुँचते हैं, तो लफ्ज़ हमारी इतनी दस्तगिरी करते हैं कि हमारी डायरेक्शन वो तय करते हैं कि हमने शेर को किस तरह लेना है। बाकी जो है, या फिर किसी शायर के जो मखसूस उसके जो उसकी अलामात होती हैं, इख्तियार होते हैं, उसके हवाले से हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि नासिर काज़मी के हवाले से हम बात करेंगे तो हिजरत को, याद को और रात, ये तीन अल्लाह जो इख्तियार हैं ये अलामत का रूप धार लेते हैं और एक दायरवी बहाव इनमें नज़र आता है। ये तीनों लफ्ज़ जो है। इसी तरह नासिर की तराकीब के हवाले से हमने बात की और उनकी अमेजरी के हवाले से बात की। तो अब हम आज मुनीर नियाज़ी जो हमारे शायर हैं गज़ल के दूसरे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस पेपर को हम शेयर करते हैं प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ साहब से, तो वो आपको जदीद नज़्म के हवाले से बताते हैं कि कौन कौन से जदीद नज़्म को शायर है, उनका मतन क्या है, उनके मौज़ूआत क्या है और उनके जो नज़्में हैं उनके तज्ज़ियात और वो सारी चीज़ें। और गज़ल के जो चार शायर हैं जैसा कि हमने पहले बताया आपसे, और हम इंशाल्लाह उसे आगे भी पढ़ाते जाएंगे। तो पहले आपने नासिर काज़मी और मुनीर नियाज़ी के हवाले से हमने उनकी गज़ल का फ़िक्री और फ़नी तज्ज़िया किया और इस मिड के बाद हम इनकी गज़लों की तशरीह को देख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम मुनीर नियाज़ी के हवाले से बात करें, तो बुनियादी बात यह है कि कुलियात मुनीर जो है उसमें मुनीर नियाज़ी के 12 शेरी मजमूए हैं जिनमें कुल मिलाकर के 211 गज़लियात मौजूद हैं। ये गज़लियात काफ़ी तादाद में हैं, लेकिन अगर हम उनकी नज़मों के हवाले से देखें तो उनकी नज़में इनसे दुगना से भी कुछ ज़्यादा है। यही वजह है कि आम तौर पर मुनीर नियाज़ी की नज़मों के हवाले से हम देखते हैं और उनकी जो नज़्म गोई की वजह से उनकी गज़ल गोई वो पस मंज़र में चली जाती है और उनके कुछ जो मतले और मक्ते मारूफ और मशहूर हैं सिर्फ उन्हीं तक रहा जाता है और उनकी बाकी अशार पर या उनकी गज़ल पर बाकायदा बात नहीं की जाती, उनकी नज़्म ही को लिया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं। अब हमारे इस सिलेबस में मैंने आपसे बताया था कि 4 शायर हैं और हर शायर की 4-4 गज़लें शामिल हैं। तो पहले हम इनकी गज़लों की किरत करते हैं। मैंने आपसे एक बात बताई थी पिछले लेक्चर में भी कि जो शायरी है और बतौर ख़ास गज़ल जो है, इसका जो शेर होता है जब हम इसे पढ़ते हैं तो 50% 50% उसका मफ़हूम हमारे जहन में आ जाता है। यानी उसको किस तरह पढ़ना है, रमूज़ औक़ाफ़ का ख्याल रखना। वो आमतौर पे एक मिसाल भी मैं बता देता हूँ आपको कि एक शेर है मीर तकी मीर का, उसे आमतौर पे लोग इस तरह पढ़ते हैं कि वस्ल उसका खुदा नसीब करे, वस्ल उसका खुदा नसीब करे, मीर जी चाहता है क्या क्या कुछ। अब दूसरा मिसरा आप देखें, लिखा मीर जी चाहता है क्या क्या, यानी मीर जी वो लग रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये मिसरा हम पढ़ना है मीर जी चाहता है क्या क्या कुछ,
یعنی اے میر ہمارا دل کیا کیا چاہتا ہے. تو یہاں رموز اوقاف کا ہم خیال رکھیں گے تو اس سے صورتحال پیدا ہوگی. آپ یقیناً بہتر طریقے سے جانتے ہیں، آپ میں سے زیادہ تر استاد ہیں، کالجوں اور سکولوں میں پڑھاتے ہیں. ایک اور مثال ہم رموز اوقاف کے حوالے سے دیتے ہیں عام طور پہ کہ وہ ایک بار کسی گھر میں ایک چور آ گیا تو مالک مکان کی آنکھ کھلی تو وہ چلایا پکڑو مت جانے دو، آگے وہ چوکیدار دروازے پر تھا. تو چوکیدار کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. انہیں لگ رہا تھا یہ کہہ رہے ہیں پکڑو مت جانے دو، حالانکہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ پکڑو مت جانے دو. لیکن صاف ظاہر ہے کہ جب ہم رموز اوقاف کا خیال نہیں رکھتے تو اس سے خلل پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے اشعار ایسے ہیں کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے، اسی وجہ سے کہ ہم وہاں رموز اوقاف کا خیال نہیں رکھتے. سو آج ہم منیر نیازی کی غزلیں دیکھتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اس کو پڑھنا ہے تاکہ اس کی صحیح قرأت کہاں رکا جائے یہ سارے. تو ان کی غزل، پہلی غزل ہم شروع کرتے ہیں. مطلب ہے شان ہنر کلام سخن ور بھی کچھ نہیں. شان ہنر کلام سخن ور بھی کچھ نہیں. عجز فقیر و کبر تونگر بھی کچھ نہیں. اور بنیاد کچھ نہیں ہے کسی شے کی اس جگہ. بنیاد کچھ نہیں ہے کسی شے کی اس جگہ. اس شہر میں بہائے سکندر بھی کچھ نہیں. اور رشتہ روایتوں سے بھی باقی نہیں رہا. رشتہ روایتوں سے بھی باقی نہیں رہا. آئندہ کے سفر کے افق پر بھی کچھ نہیں. اور شام فراق یار وہی، دشت و در وہی، دریائے غم کے پار کا منظر بھی کچھ نہیں. اور لا حاصلی ہی شہر کی تقدیر ہے منیر. لا حاصلی ہی شہر کی تقدیر ہے منیر. باہر بھی گھر کے کچھ نہیں، اندر بھی کچھ نہیں. تو دوسری غزل کی طرف ہم جاتے ہیں کہ غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں. غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں. تو نے مجھ کو کھو دیا میں نے تجھے کھویا نہیں. اور نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا. نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا. یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر تک سویا نہیں. اور ہر طرف دیوار و در اور ان میں آنکھوں کے ہجوم. ہر طرف دیوار و در اور ان میں آنکھوں کے ہجوم. کہہ سکے جو دل کی حالت وہ لبے گویا نہیں. اور جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا. جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا. کاٹتا ہوں زندگی بھر میں نے جو بویا نہیں. اور جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر. بہت معروف شعر کہ جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر. غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں. تیسری غزل کا مطلب عرض کرتا ہوں کہ دیتی نہیں اماں جو زمین آسماں تو ہے. دیتی نہیں اماں جو زمین آسماں تو ہے. کہنے کو اپنے دل میں کوئی داستاں تو ہے. اور یوں تو ہے رنگ زرد مگر ہونٹ لال ہیں. یوں تو ہے رنگ زرد مگر ہونٹ لال ہیں. صحرا کی وسعتوں میں کہیں گلستاں تو ہے. اور ایک چیل ایک ممٹی پہ بیٹھی ہے دھوپ میں. ایک چیل ایک ممٹی پہ بیٹھی ہے دھوپ میں. گلیاں اجڑ گئی ہے مگر پاسباں تو ہے. اور آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے. یہ بھی بڑا معروف شعر ہے منیر نیازی صاحب کا کہ آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے. ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گا تو ہے. اور مجھ سے بہت قریب ہے تو پھر بھی اے منیر. مجھ سے بہت قریب ہے تو پھر بھی اے منیر. پردہ سا کوئی میرے تیرے درمیاں تو ہے.
اور اب آخری غزل کا مطلب کرتا ہوں کہ چمن میں رنگے بہار اترا تو میں نے دیکھا، چمن میں رنگے بہار اترا تو میں نے دیکھا، نظر سے دل کا غبار اترا تو میں نے دیکھا، میں نیم شب آسماں کی وسعت کو دیکھتا تھا، میں نیم شب آسماں کی وسعت کو دیکھتا تھا، زمین پہ وہ حسن زار اترا تو میں نے دیکھا، گلی کے باہر تمام منظر بدل گئے تھے، گلی کے باہر تمام منظر بدل گئے تھے، جو سایہ کوئے یار اترا تو میں نے دیکھا، اور خمار مے میں وہ چہرہ کچھ اور لگ رہا تھا، خمار مے میں وہ چہرہ کچھ اور لگ رہا تھا، دمے سحر جب خمار اترا تو میں نے دیکھا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، یہ بھی بہت معروف شعر ہے، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ عزیزان گرامی، آپ نے منیر نیازی کی 4 غزلیں جو ہمارے نصاب میں ہیں وہ سماعت کی۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ منیر نیازی نے 211 غزلیں کہی ہیں، اور جب ہم ان 211 غزلوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ منفرد اسلوب بیان، اختصار پسندی اور سحر کاری کی وجہ سے منیر نیازی 20ویں صدی کے نصف آخر کے اہم ترین شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے عہد کے رجحانات و میلانات اور نظریات کی منظوم تشریحات کرنے کے بجائے ان کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ وہ معاشرتی بے حسی اور بے یقینی کی تصویر کشی اس انداز میں کرتے ہیں کہ ان کی فنکاری کی داد دینا پڑتی ہے۔ اس حوالے سے جو اشفاق احمد نے ان کا جو مضمون، جو میں نے آپ سے جو پہلا لیکچر ہم نے منیر نیازی کا دیا تھا، تو اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ سر کوثار کے نام سے ان کے پہلے مجموعے میں جو دیباچہ ہے اشفاق احمد کا، اچھا وہ ان کی تشریحات کے لیے بھی آپ نے ضرور وہ لیکچر دوبارہ سننا ہے۔ اور میں نے وہ سر کوثار وہ جو مضمون تھا، آرٹیکل تھا اشفاق صاحب کا، وہ میں نے آپ کو بھیجا تھا، سینڈ کیا تھا واٹس ایپ پہ، تو کائنڈلی وہ بھی آپ نے پہلے پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے پڑھنے کے بغیر جو ہے آپ منیر نیازی کے شعروں کی صحیح طرح تشریح نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں بہت سی باتیں جو اس آرٹیکل میں ہیں اور بہت سی باتیں جو میں نے اس دور میں پہلے لیکچر میں بتایا تھا، اس کو میں دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اشفاق صاحب کا ایک جملہ میں یہاں بتاتا ہوں کہ ان کا ایک یعنی اشفاق صاحب منیر نیازی کی جو شاعری ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا ایک ایک شعر، ایک ایک مصرع اور ایک ایک لفظ آہستہ آہستہ ذہن کے پردے سے ٹکراتا ہے اور اس کی لہروں کی گونج سے قوت سامعہ کو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو یہ تھے اشفاق صاحب جنہوں نے ان کی جو شاعری پر جو تبصرہ کیا ہے، بالکل ایک جملے میں آپ نے دیکھا کہ ان کی پوری شاعری کو انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ جب ہم منیر نیازی کی غزل کا مطالعہ کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے طرز بیان کو موضوعات پر فوقیت دی ہے، یعنی وہ موضوعات جو ہے اس کو نہیں بلکہ ان کا طرز بیان زیادہ اہم ہے، اسی لیے وہ طرز بیان جو ہے، اسلوب بیان جو ہے، اس کو ترجیح اور فوقیت دیتے ہیں موضوعات پر۔ ان کے جو استعاراتی نظام ہے، ان کا جو تمثیلی انداز ہے، احساسات کی جو تجسیم کاری ہے، جو احساس کو وہ وجود عطا کرتے ہیں، اور ان کے ہاں جو وجدانی اسلوب اور داستانوی فضا ہے، وہ ساری داستانوی فضا جو ہے اس کا میں نے کہا کہ آپ وہ سر کوثار پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ جو داستانوی فضا میں فعال کردار ادا کرتے ہیں، استعارہ سازی کا رجحان ان کی شاعری میں بہت نمایاں ہے۔ ان کی شاعری میں
जो तलिस्मी फ़ज़ा, माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर और पुर असरार तख़य्युलाती माहौल उनकी ज़ात को भी अपने शहर में रखती है और क़ारीन को भी। तो गोया मुनीर नियाज़ी की गज़ल क्लासिकी तर्ज़ एहसास, जदीद मिजाज और असालीब व मौज़ूआत की वजह से उनकी नज़्म से अलग शनाख्त रखती है। यानी उनकी नज़्म और गज़ल जो है उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा फ़र्क है। किसका? उसका तर्ज़ फ़िक्र का, तर्ज़ उसलूब का, अंदाज़ बयान का, तो उससे हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। उनकी जो गज़ल है उसमें क्लासिकी रचाव है, रोमानवी और दास्तानवी फ़ज़ा है और असरी हिस्सियत है। ये सारी तीनों चीज़ें मिलकर इनके तालमेल से जो चीज़ वजूद पजीर होती है वो उनकी गज़ल है। और यही वजह है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं जब मिल जाती हैं तो इनसे वजूद पजीर होने वाली जो गज़ल है वो उनके हम असरों से मुख्तलिफ है। मुनीर नियाज़ी की जब हम अदबी वाबस्तगी का जायज़ा लेते हैं तो इनका ताल्लुक़ हल्का अरबाब ज़ौक़ से था और वो हल्का के बुनियादी अराकीन में से थे और 2 मरतबा 1969 में और फिर 1970 में हल्का के सेक्रेटरी भी रहे। यही वजह है कि हल्का के दीगर शायरों की तरह मुनीर नियाज़ी के यहाँ भी जज्बे और एहसास की तर्जुमानी ही को अव्वलियत हासिल है। ताहम उनके यहाँ बाज़ मकामात पर ख़याल की पेशकश के लिए फ़नी लवाज़मात से बेनियाज़ी बरतने का रवैया मिलता है। दूसरी जंग अज़ीम, एक और एस्पेक्ट से हम देखते हैं कि ये जो दूसरी जंग अज़ीम थी इसने इंसान को मौत की हौलनाकी से खौफज़दा और तन्हाई का शिकार कर दिया, जिससे दुनिया भर में वजूदियत के नज़रिए ने इंसान को खौफ और तन्हाई का शिकार कर दिया। यही वजह है कि मुनीर नियाज़ी के यहाँ डर, खौफ और तन्हाई के इख्तियारे भरपूर अंदाज में अपना इजहार करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ तक कि खारजियत दाखिलियत का रूप धार लेती है और वो अपनी ज़ात में मगन और दुनिया से बेजार लगते हैं। कोई उनके इस रवैये को नरगसियत कहता है तो कोई अना का नाम देता है, जबकि अहमद नदीम कासमी के मुताबिक उनकी तेज़ धार इनफरादियत है जो फैल कर अना का रूप इख्तियार कर लेती है। मुनीर नियाज़ी की शायरी बज़ाहिर बहुत सलीस है, बहुत सीधी है, मगर बैनुस्सतूर गंभीर है। जैसे अनल हक का नारा बज़ाहिर बहुत सादा नज़र आता है, मगर इसके अक़ब में इंसान की रूहानी और विदानी वारदात की कायनातें आबाद हैं। इशफाक़ अहमद के नज़दीक मुनीर नियाज़ी की शायरी उनकी ताल्ली और ख़ुद पसंदी से भी 2 कदम आगे है। अरूज़ी आहंग, शेरी मंतिक और जादू, ये वो 3 अनासिर हैं जो किसी शेर को काबिल कबूल बनाते हैं। अच्छा, जो दोनों पहली चीज़ें हैं यानी अरूज़ी आहंग और शेरी मंतिक, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी शख्स अपने इक्तसाब से, रियाजत से हासिल कर सकता है। लेकिन जो तीसरा उन्सुर है वो अक्सर शोरा के याम मफकूद होता है, क्योंकि ये वहबी है और जब तक किसी को अता ना हुआ हो उस वक्त तक उसके अशार का जादू सर चढ़कर नहीं बोलता। इस हवाले से मुनीर नियाज़ी बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें ये तीसरा जो उन्सुर है, उन्सुर ये सही तलफ़्फ़ुज़ है, उन्सुर, ये तीसरा उन्सुर जो है वो उन्हें मिला हुआ है, उन्हें मयस्सर है और इसकी वजह से उनके अशार जो हैं उनका जादू सर चढ़कर बोलता है। अच्छा, मुनीर नियाज़ी ख़ुद भी इस बात से आगाह थे। एक इंटरव्यू में वो ख़ुद उन्होंने कहा, वज़ाहत की, इस बात की, वो कहते हैं कि शायरी एक सहर है, जादू है। कुछ लोग शायरी को नशा भी करार देते हैं, लेकिन शायरी एक अतिया खुदाबंदी है, ऐसा अतिया खुदाबंदी कि जिससे दूसरे
आपके फरेफ्ता हो जाते हैं, आपका जादू उन पर चलता है, वो आपके गर्विदा हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपकी शायरी में तासीर हो। असली और नकली शायरी का फ़र्क इस पैमाने से लगाया जा सकता है कि बाज़ लोग शायर होते हैं लेकिन शायरी में जो असूल लागू होते हैं उन्हें वो नहीं मालूम होते। कुछ को उनके उसूल और औज़ान का पता होता है मगर उनकी शायरी पे मज़ा होती है। यानी एक तो वो है जिन्हें असूलों का नहीं पता, लेकिन दूसरों को उसूल पता होते हैं लेकिन उनकी शायरी पे मज़ा होती है। तो उनके अंदर मुनीर नियाज़ी के नज़दीक ये है कि उनके अंदर तख्लीक का अमल नहीं होता। असल चीज़ है तख्लीक का जौहर। जिस आदमी में तख्लीक है, जो खूबसूरत बात कह सकता है और दूसरों को अपनी शायरी से राग़िब करने का फ़न जानता है, दरअसल वही सच्चा और सही शायर है। इस हवाले से हम देखें तो मुनीर नियाज़ी हमें सच्चा शायर नज़र आता है। हमने इस गुफ्तगू में उन बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है जिससे शेर वाकई और असर बनता है, और वो मुनीर नियाज़ी के शेरों में है। अच्छा, ये जो हमने बातें अभी की हैं इनको आपने जहन में रखना है, और इन बातों को, और फिर वो जो मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सरे कोसार जो इशफाक साहब का मजमून है उसको अब एक बार आपने फिर पढ़ना है। मैं जैसे कि मैंने पहले बताया उस दिन भी, पिछले लेक्चर में भी, कि जो शेर होता है इसके पहले मिसरे में एक दावा शायर करता है, दूसरे मिसरे में दलील होती है। ये तो बुनियादी बातें हैं। अच्छा, जहाँ कहीं मुश्किल लफ्ज़ आएंगे या ऐसे लफ्ज़ जिनको आम तौर पे जिसके तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से थोड़ा इश्तबा होता है, उसकी थोड़ी मैं वजाहत करूँगा, और जस्ट मैं वन लाइनर आपसे बताता जाऊँगा। बाकी तशरीह आपने खुद करनी है ये सारी चीज़ें देखते हुए। सो आज हम मुनीर नियाज़ी की जो गज़लें उनको देखते हैं फ़र्दन हर शेर को, तो उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। बाकी मैंने जैसे आपसे बताया कि आपने ख़ुद इनकी तशरीह करनी है, और मैंने जैसे पिछली गुफ्तगू में कहा था कि आपके अंदर सब तशरीह मौजूद है, आपने अपने तजर्बात और मुशाहदात से शेरों को देखना है। सिर्फ ये देखना है कि मुनीर नियाज़ी जैसे वो जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं, एक तो सैरकारी के हवाले से, फिर उनका वो जो सारी चीज़ें हैं फिर वो जो बुनियादी बात एक और जो मैंने आपसे बताई कि जो जंग अज़ीम दोम थी उसके हवाले से जो सारी सूरत हाल है, जो एक नज़रिया वजूदियत का था, और तन्हाई और वहशत और डर और खौफ, उसको भी आपने ज़हन में रखना। वो भी बहुत सी चीज़ें यहाँ आएंगी। तो देखते हैं हम, शाने हुनर कमाल सुखन वर भी कुछ नहीं, इज्ज़े फ़कीरो किब्रे तवंगर भी कुछ नहीं। तो इसमें आपने देखा कि बहुत अच्छा मतला है। पहले मिसरे में भी दो तरकीबें हैं, दूसरे में भी, और बड़ा बेहतरीन चुस्त बंदिश है। अच्छा, और सनत तज़ाद का भी है। एक बात और आप ध्यान में रखें कि दो तीन सनाए बजाय ऐसी हैं जिसका बहुत इस्तेमाल मिलता है और बड़ा हुस्न पैदा करती है। एक तो सनत तज़ाद है, ये बहुत हुस्न पैदा करती है। इसी तरह सनत तकरार भी है, और बाकी भी चीज़ें जो आएंगी मैं आपसे बताता रहूँगा। तो ये एक शेर को खूबसूरत करती है। तो शान हुनर, जो हुनर की शान है, शान और शौकत किसी भी फ़न की, और कलाम सुखनवर, और सुखनवर का जो कलाम है, यानी सुखनवर का कलाम और जो उसका हुनर है वो कुछ भी नहीं। गज़ल का मतलब हम देखते हैं कि शान हुनर कलाम सुखनवर भी कुछ नहीं, शान हुनर कलाम सुखनवर भी कुछ नहीं, इज्ज़े फ़कीर व किब्रे तवंगर भी कुछ नहीं। तो एक बात बहुत अहम है कि जो शायरी में सराय बदाए हैं, इल्म बयान है, वो बड़ी खूबसूरती पैदा करता है। तो एक तो शायरी में यही होता है कि तशबीहात का इस्तेमाल और इस्तियारे, और फिर कुछ इस्तियारे अलामत का रूप धार लेते हैं। फिर सनत तज़ाद जो है, सनत तकरार जो है, ये बड़ा हुस्न पैदा करते हैं। तो ये चीज़ें बतौर ख़ास आपने ध्यान में रखनी है। तो जैसे मतलब है कि शान हुनर, हुनर की शान, ये किसी भी फ़न की जो शान शौकत है, और कलाम सुखनवर शायर का जो कलाम है ये कुछ भी नहीं है। इज्ज़े फ़कीर व किब्र तवंगर भी कुछ नहीं, फ़कीर के अंदर जो एक इज्ज़ व इनकिसार होता है वो भी कुछ नहीं है, और जो तवंगर, जो मालदार दौलत है, दौलतमंद आदमी, उसका जो गरूर और तकब्बुर है वो भी कुछ नहीं। सो
یہ اس غزل میں آپ نے دیکھا یہ بالکل وہ جو ایک جنگ عظیم دوم کے بعد کی شکل ہے، وہ صورت ہے جو انسان کی جو ایک تنہائی ہے اور بالکل ایک بے یقینی اور بے ثباتی کی کیفیت ہے، وہ اس شعر میں آپ کو مل رہی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ کچھ بنیاد کچھ نہیں ہے کسی شے کی اس جگہ، بنیاد کچھ نہیں ہے کسی شے کی اس جگہ، اس شعر میں بہائے سکندر بھی کچھ نہیں۔ اچھا، اس میں مشکل بہا کا مطلب قیمت، مول، ٹھیک ہے، تو یہاں ایک تلمیح ہے، اور میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جب ہم تلمیح ہو تو اس کو اس انداز سے دیکھتے ہیں، سکندر کی تلمیح آپ کے ذہن میں ہوگی، خضر و سکندر کے واقعات بھی، تو یہاں سکندر جو سکندر تھے اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی آدھی دنیا میں حکومت تھی، اور یہاں جیلم کے قریب راجہ پورس سے ان کی جو جنگ ہے وہ بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو تمام ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔